वफाकी वज़ीर क़ानून फ़रूख़ हसीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कल क्या क्या तरामीम आने वाली हैं, कैसे पास होगी, उस पर बात करते हैं। प्रोफेसर साहब बहुत शुक्रिया। दूसरी तरमीम की गई नैब के ऑर्डिनेंस में, जिसमें इख्तियार चेयरमैन नैब को हटाने का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से लेकर सदर मुमलिकत को दिया गया, तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि उन्हें नहीं एतमाद में लिया गया था इसके हवाले से, और वो समझते हैं कि सदर मुमलिकत रियासत के सरबराह हैं, उनका काम किसी के खिलाफ प्रोसीडिंग करना नहीं है। अगर वो वज़ीर आज़म या काबीना की एडवाइस पर करेंगे तो न्यूट्रलिटी का आंसर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। गालिबन आपकी मंशा थी ये, अटॉर्नी जनरल नहीं चाहते थे, ना ही उन्हें एतमाद में लिया गया। बिल्कुल ये नहीं कह रहा है कि खालिद जावेद ख़ान साहब सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं, बिल्कुल इसको इस पैराए में ना लिया जाए। खालिद जावेद ख़ान साहब मेरे छोटे भाई हैं और मेरी बड़ा मतलब वो जो भी इधर उधर की प्रेस में बातें हैं बिल्कुल गलत हैं। हम बिल्कुल एक खड़े हैं और 99.9% ऑफ द टाइम्स हमारी उनकी ओपिनियन बिल्कुल कन्वर्ज करती है ज़्यादातर इश्यूज़ पे। एक आध जगह अगर डिसएग्रीमेंट होता है तो कोई ऐसा इशू नहीं है। दो तीन चीज़ें मैं आपके सामने रखूं। मेरा मानना यह है कि ऐसा नहीं है कि उनको कॉन्फिडेंस में इस तरह नहीं लिया गया, और इसमें एट द रेलेवेंट टाइम प्राइम मिनिस्टर साहब उसको चेक कर रहे थे, और उनके साथ साथ पीटीआई के जो दूसरे असद उमर साहब, फवाद चौधरी साहब, हमारे शहजाद अकबर साहब, शीरी मज़ारी साहिबा, शाह महमूद कुरैशी साहब, परवेज़ खटक साहब, और ये सारे हम लोग मिल के इस पे देख रहे थे। जब ये बात चली तो उस दिन अटॉर्नी जनरल साहब की शायद कोई पेशी थी कराची में, वो कोई केस कर रहे थे वहाँ बेंच आई हुई थी सुप्रीम कोर्ट की। तो अटॉर्नी जनरल साहब का पॉइंट ऑफ व्यू रखा गया कमेटी के सामने, और उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये बाकायदा मैंने, शहजाद अकबर ने, सब ने, हमने ये पॉइंट ऑफ व्यू रखा कि देखिए अटॉर्नी जनरल साहब ये कहते हैं कि इस पे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जुरिसडिक्शन होनी चाहिए और सदर की जुरिसडिक्शन नहीं होनी चाहिए। और यही जो आपने फरमाया, ये सारी बातें बाकायदा उस कमेटी के सामने रखी गई, और उस पर मेरा जो काउंटर व्यू था, मैं कॉन्ट्ररी नहीं कहूँगा, काउंटर व्यू कहूँगा, क्योंकि मेरी बड़ी रिस्पेक्ट है खालिद जावेद ख़ान के साथ, वो क्या था वो आपके सामने पेश करना बड़ा ज़रूरी है। और मैं बिल्कुल इस पे नहीं जा रहा, ना मैंने ये कभी बात की, ना किसी से कहा कि जी देखिए रूल्स ऑफ बिज़नेस के तहत अगर अटॉर्नी जनरल और लॉ सेक्रेटरी के दरमियान किसी क्वेश्चन ऑफ लॉ में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो फ़ाइनल वीटो जो है वो लॉ मिनिस्टर के पास होता है। कभी भी मैंने ये बात नहीं की। तो ये सही पर्सपेक्टिव में मैं आपके सामने ये बात करूं कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर, हमारा जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके तहत अगर जज है हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, या ईसीपी का मेंबर है, या ऑडिटर जनरल साहब हैं, तो उनका जुरिसडिक्शन जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास है, और ये लिखा हुआ है, तरीक़ेकार भी वही होगा और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल भी होगी। और इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन में किसी को ये परमिशन नहीं है कि वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का फोरम जो है वो उसको अडॉप्ट कर लिया जाए। तो मेरे दानिश में अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का फोरम दिया जाता तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ होता, और जब तक हम या तो 2/3 अमेंडमेंट करके ले आते और 2/3 अमेंडमेंट करते, इसको चेंज करते चेयरमैन नैब के लिए, तब तक ये एक अनकॉन्स्टिट्यूशनैलिटी रहती। वैसे मगर जो इन एसेंस जो उनका जो एसेंस है आर्गुमेंट का, जो अकाउंटेबिलिटी की रूह है, वो तो बिल्कुल दुरुस्त है। अगर सदर मुमलिकत ने काम वज़ीर आज़म की एडवाइस पर करना है, हुकूमत की एडवाइस पर करना है, तो जो अकाउंटेबिलिटी है वो तो पूरी कॉम्प्रोमाइज़ हो गई ना। अगर आप चेयरमैन नैब को पता है कि ये हुकूमत मुझे हटा सकती है सदर पाकिस्तान के ज़रिए, तो फिर अकाउंटेबिलिटी कैसे एक यूनिफॉर्म अकाउंटेबिलिटी होगी, जिसमें पहले ही एतराज़ इतना सारा कि जावेद इकबाल साहब के ने जिस किस्म की अकाउंटेबिलिटी की है। बहुत उम्दा आपका सवाल है अगेन, और इसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा था कि ये एक इबामी कैफियत 90s में शुरू हो गई कि अगर सदर की कोई पावर जो है किसी सब कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में लिखी है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा किसी कानून में सदर की कोई पावर लिखी हुई है, तो क्या सदर जो है वो पावर प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस से सर अंजाम देगा या अपने डिस्क्रेशन पे करेगा। और कम से कम 92 का और 99 के 2 सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट थे, और फिर 2012 में एक जजमेंट आया जिसमें कॉन्फ्लिक्ट हो गया 3 जजमेंट्स में।
दो जजमेंट्स, एक तरफ जो कहते थे कि सदर खुद अपनी पावर एक्सरसाइज करेगा, और एक जजमेंट 2012 का जो ये कहता था कि नहीं जी एडवाइस लेगा चाहे सब कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में हो। तो 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने एक लार्जर बेंच बनाई, जावेद वाला केस है, और जावेद वाले केस में आई थिंक यही नाम है उसका, उसके अंदर 5 मेंबर्स ने ये कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व किया। और वहाँ क्या होल्ड किया, उसके अंदर उन्होंने होल्ड किया कि अगर सब कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, यानी अदर देन कॉन्स्टिट्यूशन में है, तो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस ज़रूरी है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, दूसरा कानून है, दूसरे कवानीन है, ऑर्डिनरी कवानीन है, तो सदर जो है वो पावर जो है अपने डिस्क्रेशन पे यूज़ करता है। अब थोड़ी सी इससे आगे भी, यानी मगर सदर रियासत का सरबराह है, अगर सदर उनका काम कोई प्रोसीडिंग करना नहीं है, ये भी अटॉर्नी जनरल ने कहा। और सदर मुमलिकत कितनी न्यूट्रलिटी के साथ करते हैं और फिर किस तरह एक न्यूट्रलिटी का एहतसाब का जो तासुर है वो रह जाएगा। डॉक्टर आरिफ अलवी साहब अगर ये डिसाइड कर रहे हो कि चेयरमैन नैब को हटाया जा सकता है या नहीं हटाया जा सकता, आप खुद कन्विंस्ड हैं? मैं आपसे आपके सामने रखता हूँ। अगेन जो मैं बात आगे करने जाऊंगा, मैं पहले अपने मेरे छोटे भाई खालिद जावेद खान, मेरे अपने भाई, सगे भाई जैसे होते हैं दूसरे मेरे भाई हैं, उस तरह का रिश्ता ताल्लुक़ है। जब मैं उनको फ़ोन करूं, रात के 3 बजे भी हों, मैं उनके लिए हाज़िर हूं, वो मेरे लिए हाज़िर हैं, मैं आगे आपसे बात करूं। देखिए कम से कम 3-4 फ़ैसले मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के, जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल थ्योरी जस्टिस बिंदयाल ने और दूसरे जजेस ने बयान की, और उन्होंने ये फरमाया कि जो सदर होता है और जो गवर्नर होता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल थ्योरी में न्यूट्रल होता है, ना वो किसी पार्टी का मेंबर होता है, और उसको न्यूट्रलिटी से काम करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जैसे ओम्बड्समैन है, ओम्बड्समैन की जो अपील है वो सदर के पास जाती है, और 99 में तारिक पीरज़ादा के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि जब ओम्बड्समैन की अपील जाएगी तो सदर जो है वो ख़ुद डिसाइड करेगा और प्राइम मिनिस्टर से एडवाइस नहीं लेगा, अपने डिस्क्रेशन से काम करेगा। तो फिर ये कहना कि सदर जो है वो हेड ऑफ द स्टेट है और न्यूट्रल है और कोई काम नहीं कर सकता, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल थ्योरी के हिसाब से दुरुस्त बात नहीं है। और जो रूह है उसके हिसाब से क्या किया जाए फरूक रसीम साहब, क्योंकि आपने कहा कॉन्स्टिट्यूशनली तो ये न्यूट्रल ओहदे हैं, मगर पाकिस्तान में इस वक्त जो हुकूमत है, एक गवर्नर साहब जो हैं इत्तेहादियों से मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हुकूमत की तारीफ़ें कर रहे होते हैं, सदर साहब जो हैं वो कह रहे होते हैं कि सारी दुनिया को वज़ीर आज़म की पैरवी करनी चाहिए। तो ये न्यूट्रलिटी का तासुर है कहाँ कि एहतसाब में आप इतना बड़ा। मैं आपको जवाब दूं। देखिए 2 बातें हैं, एक तो क्या ये कानून जो है कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ है, तो आंसर है गलत। क्या मॉरली इस पे कोई बात हो सकती है, तो वो आप सवाल कर रहे हो, मैं आपको जवाब उसका स्ट्रेट अवे देता हूँ। लेकिन बात मैं आपसे करूँ कि ये तमाम जो बातें हैं कि कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग अगर किसी के ख़िलाफ़ हो, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई BS-22 का ऑफ़िसर है, कोई BS-21 का ऑफ़िसर है, और END रूल्स को देखें ब्यूरोक्रेसी होती है न्यूट्रल, ब्यूरोक्रेसी को होना चाहिए न्यूट्रल, और हमेशा कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल थ्योरी में ब्यूरोक्रेसी न्यूट्रल होती है। लेकिन अगर आप तमाम END रूल्स देखें, अगर BPS-22 का अफसर देखें, तो उसकी फायरिंग अथॉरिटी प्राइम मिनिस्टर के पास है। तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल ओवरलैप होता है। तो देखिए कोई चीज़ परफेक्ट सिस्टम नहीं है, अल्लाह का कानून हम कोशिश करेंगे कि इस पे, ठीक है, हम कोशिश करेंगे अटॉर्नी जनरल साहब का इस पर मौक़िफ़ मालूम करें आइंदा के प्रोग्राम में। मगर कल क्या कुलभूषण यादव के हवाले से भी कोई लेजिस्लेशन लाने जा रहे हैं आप? अगेन शाहजेब, आई एम सो वेरी ग्रेटफुल टू यू। देखिए कुलभूषण यादव वाला जो मामला है, मैं जिस किसी से कहें अपोजिशन लीडर जो हमारी पार्टी के हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूं कि कल के इस सेशन में प्लीज़ पाकिस्तान की सिक्योरिटी और सेंसिबिलिटी का प्लीज़ ख्याल रखें। सवाल ही पैदा नहीं होता कि किसी ने कुलभूषण यादव को कोई NRO दे रहा है, किसी ने बग़ैर पढ़े कह दिया, मैं कहूँगा नहीं को बुरा मान जाएंगे, किसी ने कहा जी अपील दे दी, वो देखा ही नहीं। ये रिव्यू और रिकन्सिडरेशन है, अपील नहीं है, नंबर 1। सेकेंडली, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने बाकायदा
हिज्जे की पैराग्राफ्स 142 से 149 तक अगर आप ICJ का जजमेंट देखें तो उसके अंदर उन्होंने लिख दिया कि पाकिस्तान जो है वो रिव्यू और रिकन्सिडरेशन करे। अच्छा, पाकिस्तान रिस्पॉन्सिबल स्टेट है, पाकिस्तान बनाना रिपब्लिक नहीं है, ना इसको हम बनने देंगे। पाकिस्तान एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट है। उसने ये दानिस्तगी से फ़ैसला किया कि हमें ICJ के जजमेंट को कंप्लाई करना है और हमने किया। अगर हम ये रिव्यू और रिकन्सिडरेशन का कानून नहीं बनाते जो कि ऐन ICJ के जजमेंट के मुताबिक था, तो ऐन मुमकिन था कि हिंदुस्तान हमें कंटेम्प्ट जो है वो ICJ में ले जाती और सिक्योरिटी काउंसिल में हमारे ख़िलाफ़ सैंक्शंस लगवा देती, रेजोल्यूशंस ले आती और हर आदमी इस तरह तैयार बैठा था। मुझे क्विकली अगर आप ये भी बता दें कि जो स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी के हवाले से आपके खुद भी IMF से मुज़ाकरात हुए हैं, आपने शौकत तरीन साहब कल इंटरव्यू दे रहे थे, उससे ये तासुर आया कि जैसे आपकी बात समझ में आ गई है उन्हें, और फिर आज उन्होंने ये कहा है कि वजारत कानून जो बिल बनेगा इस हवाले से टैक्स इस्तिस्ना और स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी के हवाले से उसके मुसवदे को हतमी शक्ल दे रही है। तो समझा जाए कि मामला वाकई IMF को समझ में आ गया है और हम उसी हिसाब से कानून साजी भी कर रहे हैं और IMF का प्रोग्राम बहाल हो जाएगा। मुझे लगता यही है, क्योंकि जब शौकत तरीन साहब ने मुझे इसमें इनवाइट किया तो मुतअद्दिद बार IMF की टीम से मेरा डिस्कशन हुआ और बहुत सी चीज़ें वॉलीज़ की तरह उन्होंने बताई, हमने बताई, उनके तमाम अफसरान, लोग, वकला सारे उन्होंने हमारे साथ डिस्कशन किया और फिर इन दी एंड जो लास्ट फ्राइडे गया तो बड़ी एक हेल्दी उनके साथ डिस्कशन हुई। उन्होंने, उनका जो चेयरमैन था, जो गोरा उनका था, तो उसने अपने मुंह से फिर एक नहीं मुतअद्दिद दफ़ा कहा कि यस लॉ मिनिस्टर यू हैव कन्विंस्ड अस। तो उसके बाद उन्होंने अपना एक ड्राफ्ट भेजा है। अभी भी वाइल वी आर टॉकिंग वो लॉ मिनिस्ट्री में हम बैठे हैं, उस ड्राफ्ट को हम अपना वर्जन उसको फ़ाइनल करके मेरे ख़्याल में आज रात उसको भेजेंगे और मुझे पूरा यकीन है कि ये इंशाल्लाह अब ये मामला हेल्दली पाकिस्तान के इंटरेस्ट में निमट जाएगा। बहुत शुक्रिया।